आज मैं आपको मेरे वफात की और मेरे इंतकाल की कहानी सुनाता हूं। मेरे वफात के वक्त यानी मेरे इंतकाल के वक्त ठंडी के मौसम की एक ठिठुरती हुई रात थी जब मेरी वफात हुई। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। मेरी बीवी सुबह डॉक्टर के पास मुझे लेकर गई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और कुछ दवाइयां और इंजेक्शन वगैरह चेंज कर कर मुझे दिए। मैं खामोश रहा। दोपहर तक मेरी हालत और ज्यादा बिगड़ती गई। मेरा बेटा जो अमेरिका में था वो एक कोर्स के सिलसिले में वहां गया हुआ था और छोटी बेटी और उसका मियां दोनों आसाम में ड्यूटी पर थे। और मुंबई वाली बेटी को मैंने फोन नहीं करने दिया क्योंकि उसका मियां बहुत ज्यादा बिजी और मसरूफ है और बच्चों की वजह से खुद उसका आना भी मुश्किल है। रहे मेरे दो बेटे जो बाहर मुल्क में जॉब कर रहे थे, उन्हें परेशान करने का कोई तुक नहीं बनता था। कुल मिलाकर मैं और मेरी बीवी ही घर पर थे और एक नौकर था जो शाम ढले घर चला जाता था। जब असर का वक्त हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि कमजोरी के मारे मुझे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैं समझ गया कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने फौरन अपनी पुरानी डायरी निकाली और बीवी को पास बिठाकर पैसों की तफसील बताने लगा जो मैंने लोगों से वसूल करना थे और जो लोगों को मैंने अदा करने थे। बीवी ने हालांकि हल्का सा एहतजाज किया। वो नाराज हुई और कहने लगी, ये तो आपकी पुरानी आदत है, जरा सा भी कुछ हो जाता है तो आप डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर उसके आज के एहतजाज में और पहले के एहतजाज में वो यकीन नहीं था। फिर सूरज गुरूब हो गया। अंधेरा और सर्दी दोनों बढ़ने लगे। मेरी बीवी मेरे लिए सूप लाने के लिए किचन में गई। उसकी गैर हाजिरी में चंद मैंने उखड़ी उखड़ी सांसें ली और मेरी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। मलकुल मौत ने आकर मेरी रूह को निकाल दिया और मेरा इंतकाल हो गया। मुझे हालांकि ये महसूस हो रहा था जैसे आहिस्ता आहिस्ता रूह मेरे जिस्म से निकल रही है, जान मेरे जिस्म से निकल रही है। फिर जैसे मैं हवा में तैरने लगा और जैसे ही मैं छत के करीब पहुंचा, जब मैंने देखा तो मेरी बीवी सूप लेकर आई। मैं उसको देख रहा था। उसने जब मुझे देखा तो उस पर सख्ता तारी हो गया और फिर मेरी लाश के पास बैठकर वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने हालांकि कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन ये अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख सकता था लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। मेरे बोलने की ताकत नहीं थी। मेरे इंतकाल की खबर सुनकर मेरी मुंबई वाली बेटी रात के पिछले पहर ही पहुंच गई थी। आसाम से छोटी बेटी और उनके मियां सुबह की फ्लाइट से पहुंच गए। मेरे जो दो बेटे जो बाहर मुल्क में जॉब कर रहे थे, अगर वो जल्दी भी आ जाते तो कम से कम 2 से 3 दिन उन्हें लग जाते। बहरहाल दूसरे दिन असर के बाद मुझे दफना दिया गया। मैंने मेरे जनाजे में आने वालों को देखा तो मेरे जनाजे में काफी भीड़ मुझे नजर आई, जिसमें शायर, अदीब, सहाफी, सिविल सर्वेंट, मुअज्जिजीन, सियासतदान, दोस्त और दुश्मनों की भी अच्छी खासी तादाद थी। गांव से भी तकरीबन बहुत सारे लोग आ गए थे और ननियाल वाले गांव से मामूजाद भाई भी मौजूद थे जो जिंदगी भर कभी मुझे मिलने के लिए नहीं आए। फिर मुझे कब्र में उतारा गया। मुझे लोगों की आवाजें आ रही थी कि बरगे लगाओ, ऐसे लगाओ, मैयत को ऐसे करवट दो, मैयत के नीचे पत्थर लगाओ, ईंट लगाओ, वगैरह वगैरह ऐसी आवाजें आ रही थी। फिर मेरे कब्र में जो बरगे लकड़ी की जो लगाई गई उनमें काफी गैप था और उसमें से मिट्टी गिर रही थी जो मुझे साफ नजर आ रही थी। मेरे पांव के अंगूठे में एक फोड़ा था जो मिट्टी के बोझ की वजह से दर्द कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे मनो मिट्टी के नीचे दबाकर सब मुझे जाते हुए नजर आए। फिर थोड़ी देर के बाद एक अजीब सी कैफियत मेरे ऊपर तारी हो गई।
शायद फरिश्ते आ पहुंचे थे। इसी कैफियत में सवाल और जवाब का सेशन हुआ, फिर ये कैफियत खत्म हुई तो मुझे ये महसूस हो रहा था चंद लम्हों के बाद ही